नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्विटर सत्यम पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पेट 2026 के पॉलिटी का लास्ट चैप्टर, जिसका नाम है स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाएं, इससे 200 प्लस वन लाइनर प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे। जहां तक मुझे विश्वास है कि इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा। ठीक है, तो मैंने सारी वीडियोज़ पॉलिटी का अपलोड कर दिया है, उसका मैंने एक प्ले लिस्ट बना दिया है। अगर आप उस वीडियोज़ को नहीं देखें, उन वीडियोज़ को, तो जा करके देख सकते हैं मेरे प्ले लिस्ट से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर लाइक करिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थानों में पहले भाग में हम लोग पढ़ेंगे पंचायती राज का इतिहास, विकास एवं कई प्रकार की जो समितियां बनी थी उनके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वाला लाइन है कि भारत में पंचायत प्राचीन काल में किस साम्राज्य के शासन को स्थानीय स्वशासन का स्वर्ण काल माना जाता है? तो चोल साम्राज्य जो है स्थानीय स्वशासन का स्वर्ण काल माना जाता है। इसके मतलब काल को भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। ठीक है, 1882 के प्रस्ताव के कारण। ठीक है दोस्तों, स्थानीय स्वशासन विषय संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो यह राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, तो यह राज्य सूची के विषय है स्थानीय स्वशासन। अनुच्छेद 40 में पंचायत के गठन का प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में है, डीपीएसपी में। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। अनुच्छेद 40 की प्रेरणा किस महान भारतीय नेता के विचार पर आधारित है? तो महात्मा गांधी की। ठीक है, महात्मा गांधी के विचार पर आधारित है ये। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार शिल्पकार किसे कहा जाता है? तो बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। ठीक है, बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1957 ईस्वी में। बलवंत राय मेहता समिति ने कितने स्तरीय पंचायत राज की व्यवस्था की सिफारिश की थी? तो त्रिस्तरीय। ठीक है दोस्तों, त्रिस्तरीय। स्वतंत्र भारत में सबसे पहले पंचायती राज का उद्घाटन कब और कहाँ हुआ था? तो देखिए 2 अक्टूबर को 1959 को नागौर राजस्थान में, ठीक है, हुआ था उद्घाटन। और इसका उद्घाटन कौन किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। पहले पंचायती राज उद्घाटन कब और कहाँ हुआ था? तो 2 अक्टूबर को नागौर में, राजस्थान में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियोस को जरूर लाइक करिए। ठीक है, पंचायती राज को पूरे राज्य में लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना था? तो वो आंध्र प्रदेश बना था। ठीक है, 11 अक्टूबर सन 1959 ईस्वी में। द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो अशोक मेहता समिति ने किया था 1977 ईस्वी में। अशोक मेहता समिति ने त्रिस्तरीय के स्थान पर 2 स्तरीय की सिफारिश की थी, पंचायत मंडल और जिला परिषद। ये 2 प्रकार के स्तरों का बात किया था अशोक मेहता समिति ने। बिना जड़ की घास पंचायत राज संस्थान को किस समिति ने कहा था? तो ये कहा था JVK राव समिति ने। ठीक है, 1985 ईस्वी में। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश सबसे पहले किस समिति ने की थी? तो LM सिंघवी समिति ने 1886 ईस्वी में किया था। थुंगन समिति का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1988 ईस्वी में। इसने भी संवैधानिक दर्जे की सिफारिश की थी, मतलब पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। सामुदायिक विकास कार्यक्रम CDP के शुरुआत भारत में कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर सन 1952 ईस्वी को हुआ था। राष्ट्रीय विस्तार सेवा NES की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? तो 1953 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1992 ईस्वी में। राष्ट्रपति की सहमति 20 अप्रैल 1993 को मिला था। ठीक है दोस्तों, पारित कब हुआ था? तो 1992 में, और राष्ट्रपति की सिफारिश 20 अप्रैल 1993 को मिली थी। भारत में राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 24 अप्रैल
1993 को 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था, तो इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। 73वां संविधान संशोधन लागू होने के बाद पंचायत राज अधिनियम बनाने वाला पहला राज्य कौन था? तो वो था कर्नाटक। 73वां संविधान संशोधन लागू होने के बाद पंचायती राज अधिनियम बनाने वाला पहला राज्य कौन बना था? तो कर्नाटक बना था। ठीक है दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे पीवी नरसिम्हा राव। 73वें संविधान संशोधन के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप इस वीडियोस को ज़रूर लाइक करिए। ठीक है, हमारे बहुत से ऐसे दोस्त हैं, युवा साथी, जो वीडियोस को देख तो रहे हैं परंतु वीडियोस को लाइक नहीं करना है। तो प्लीज़ वीडियोस को ज़रूर लाइक करिए। वीडियो लाइक करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है वीडियोस को बनाने के प्रति। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। तो अब आते हैं अपने 23 नंबर वाइल नंबर की तरफ। संविधान में पंचायत से संबंधित कौन सा नया भाग जोड़ा गया था? तो भाग 9 जोड़ा गया था। संविधान का भाग 9 किस शीर्षक से जुड़ा गया था? द पंचायत। 73वें संविधान संशोधन में कौन सी नई अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची में पंचायत को काम करने के लिए कितने विषय सौंपे गए थे? तो 29 विषय सौंपे गए थे। ठीक है, 29 सब्जेक्ट सौंपे गए थे 29वें संविधान मतलब 29 विषय माफ करिएगा 29 विषय सौंपे गए थे पंचायत को काम करने के लिए 11वीं अनुसूची में। पंचायतों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान किस अनुच्छेद तक है? 243 से लेकर 243 ओ तक है। ठीक है दोस्तों, किस संविधान संशोधन की तृतीय स्तरीय सरकार का जनक माना जाता है? तो 73वें और 74वें संविधान संशोधन में। ठीक है, 73वें और 74वें संविधान संशोधन को त्रिस्तरीय सरकार का जनक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, पंचायत राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? तो विकास में जन भागीदारी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सौंपना है। ठीक है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है? सत्ता का स्थानीय स्तर पर हस्तांतरण। ठीक है, सत्ता का स्थानीय स्तर पर हस्तांतरण जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहलाता है। पीके थुंगन समिति के आधार पर कौन सा संविधान संशोधन विधेयक पहले पेश किया गया? 64वां संविधान संशोधन विधेयक, जो राज्यसभा में गिर गया था। ठीक है, भूरिया समिति सिफारिश पर कौन सा कानून बना? पेशा एक्ट बना था। पेशा अधिनियम का पूर्ण रूप क्या है? तो पंचायत एक्ट। ठीक है, पंचायत एक्सटेंशन एंड शेड्यूल एरिया एक्ट। ठीक है दोस्तों, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट 1996 पेशा का पूरा नाम है। पेशा एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पेशा एक्ट का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्र 5वीं अनुसूची में स्वशासन और जनजातीय अधिकारों की रक्षा करना था। पेशा एक्ट वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में लागू है? तो 10 राज्यों में लागू है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए। जहाँ तक मुझे यकीन है कि पेट में स्थानीय स्वशासन से इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं जाने वाला है। सर्वप्रथम किस राज्य ने पंचायत में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया था? तो बिहार 2006 में दिया था। पश्चिम बंगाल में पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? तो 4 स्तर हैं, ग्राम, अंचल, आंचलिक परिषद और जिला परिषद। ये 4 स्तर हैं पंचायती राज व्यवस्था की पश्चिम बंगाल में। किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है? तो देखिए, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, यह 3 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है, वहाँ जनजातीय परिषदें चलती हैं। ठीक है दोस्तों, किन केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है? तो ये दिल्ली है, इसमें पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। सच्चा लोकतंत्र केंद्र में बैठकर राज्य चलाने वाला नहीं बल्कि यह गांव के प्रत्येक व्यक्ति द्वारा चलाया जाता है, यह कथन किसका है?
तो यह कथन महात्मा गांधी का है। ठीक है दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन एवं त्रिस्तरीय संरचना के बारे में भाग 2 में पढ़ेंगे। इसमें 41 नंबर वन लाइनर से लेकर के 80 नंबर वन लाइनर तक हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर लाइक करिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 73वें संशोधन के अनुसार पंचायत राज का त्रिस्तरीय ढांचा कौन सा है? तो सबसे पहले आता है आपका ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति मतलब ब्लॉक पर, फिर उसके बाद जिला परिषद शीर्ष। ये 3 स्तर आते हैं। पहला ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, उसके बाद जिला परिषद। ये 3 स्तर आते हैं आपके 73वें संविधान संशोधन पंचायती राज के ढांचा में। ठीक है, किस आबादी से कम वाले राज्यों में मध्यवर्ती स्तर का गठन यानी कि पंचायती समिति का गठन अनिवार्य नहीं है? देखिए 20 लाख से कम आबादी वाले राज्यों में, ठीक है, वहाँ पे पंचायती समिति का गठन करना अनिवार्य नहीं है। ग्राम सभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 273 के ए में है। ग्राम सभा का अर्थ क्या है? तो गांवों की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी व्यक्तियों का समूह ग्राम सभा कहलाता है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था की प्राथमिक और मूल इकाई किसे माना जाता है? तो ग्राम सभा को माना जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण भारत में क्या है? तो ग्राम सभा है। ग्राम पंचायत का प्रशासनिक राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? तो सरपंच या ग्राम प्रधान होता है। ठीक है दोस्तों, ग्राम पंचायत स्तर पर सरकारी सचिव कौन होता है? तो ग्राम पंचायत विकास अधिकारी होता है, बीडीओ होता है। ठीक है, पंचायत सचिव। मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत राज संस्थानों को किस नाम से जाना जाता है? तो पंचायत समिति या क्षेत्र पंचायत या ब्लॉक पंचायत के नाम से जाना जाता है। पंचायत समिति का प्रशासनिक मुख्य अधिकारी कौन होता है? तो वो होता है खंड विकास अधिकारी, बीडीओ। बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, बीडीओ। ठीक है, पंचायत समिति का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? तो वो होता है ब्लॉक प्रमुख अर्थात अध्यक्ष होता है, ब्लॉक प्रमुख का अध्यक्ष। ठीक है, पंचायत समिति की राजनीतिक प्रमुख होता है। पंचायती राज का सबसे शीर्ष स्तर पर कौन होता है? तो जिला परिषद होता है। जिला परिषद का प्रशासनिक प्रमुख यानी सरकारी अधिकारी कौन होता है? तो वो होता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीईओ, मुख्य विकास अधिकारी, सीडीओ। ठीक है, ये होते हैं आपके जिला परिषद के प्रशासनिक प्रमुख अधिकारी। जिला परिषद का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? तो वो होता है जिला पंचायत अधिकारी। पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है? तो प्रथम बैठक की तिथि से 5 वर्ष, अनुच्छेद 243 के ई में कहा गया है। ठीक है, यदि कोई पंचायत समय से पहले भंग हो जाती है तो कितने समय के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है? तो वह 6 महीने के भीतर। ठीक है, 6 महीने के भीतर पुनः चुनाव कराना अनिवार्य है। यदि भंग हुई पंचायत के कार्यकाल में 6 महीने से कम समय बचा हो तो क्या चुनाव होगा? तो नहीं, शेष बची अवधि के लिए चुनाव जरूरी नहीं है। विघटन के बाद चुनी गई नई पंचायत कितने समय तक कार्य करती है? तो केवल बचे हुए शेष कार्यकाल के लिए होती है। ठीक है, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 21 वर्ष होती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर लाइक करिए। पंचायत में महिलाओं के लिए न्यूनतम कितना आरक्षण अनिवार्य है? तो कम से कम 1/3 मतलब 33% सीटें अनुच्छेद 243D में कहा गया है महिलाओं के लिए। अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST के लिए पंचायत में आरक्षण का आधार क्या है? तो जनसंख्या का अनुपात। क्या अन्य पिछड़ा वर्ग OBC को पंचायत में आरक्षण देना अनिवार्य है? तो यह राज्य विधानमंडल के विवेक पर निर्भर करता है कि वो OBC को आरक्षण देता है या नहीं। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ है? तो अनुच्छेद 243 के अंतर्गत गठन हुआ है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के राज्यपाल करते हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया के सेम टू सेम समान
है कि राज्य के निर्वाचन आयोग को हटाने की। पंचायत चुनाव की तिथि की घोषणा और संचालन कौन करता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग करता है। राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? 243 आई के तहत होता है। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन और कितने वर्षों के लिए करता है? तो राज्यपाल जो है प्रत्येक 5 वर्ष के लिए करते हैं। राज्य वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो राज्यों के करों का राज्य सरकार और स्थानीय निकायों के बीच बंटवारे की सिफारिश करना राज्य वित्त आयोग का मुख्य कार्य है। ठीक है। पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है? तो राज्य वित्त आयोग करता है। पंचायत को कर लगाने और वसूलने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो 243 के एच में दिया गया है। पंचायतों के खाते की लेखा परीक्षा ऑडिट का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 243 के जे में है। पंचायती राज मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 243 के ओ में है। ठीक है दोस्तों। ग्राम सभा की बैठक वर्ष में कम से कम कितनी बार होना अनिवार्य है? तो सामान्यतः 2 से 4 बार राज्य के कानूनों के आधार पर होते हैं। ठीक है। सामान्यतः 2 से 4 बार जरूरी है। मुख्य ऑडिट यानी सामाजिक अंकेक्षक का सोशल ऑडिट यानी सामाजिक अंकेक्षक का मुख्य कार्य कौन सी संस्था करती है? तो ग्राम सभा करती है। मनरेगा योजनाओं का चयन और प्राथमिकीकरण कौन करता है? तो ग्राम सभा करती है। ग्राम पंचायत स्तर पर न्याय प्रबंधन करने वाली इकाई को क्या कहा जाता है? तो न्याय पंचायत कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। क्या न्याय पंचायत किसी व्यक्ति को जेल की सजा दे सकती है? तो नहीं, यह नहीं दे सकती है। ठीक है। कि यह केवल छोटा सा जुर्माना लगा सकती है परंतु जेल नहीं भेज सकती है। हरियाणा और राजस्थान में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए शैक्षणिक योग्यता लागू की थी? तो न्यूनतम 8वीं और 10वीं पास होना जरूरी है। पंचायतों की शक्ति और उत्तरदायित्व का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 243 के जी में है। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं हम लोग भाग 3 की तरफ। भाग 3 की तरफ आने से पहले अगर आप वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों। आपके चैनल के सब्सक्राइब करने से मेरा मोटिवेशन बहुत ही बढ़ता है वीडियोस को बनाने के लिए। तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और भी अपने दोस्तों से बोलिए कि ट्विटर सत्यम पर पेट 2026 की तैयारी चल रही है, तो कृपया वो जुड़ें और जल्द से जल्द मेरे 100 सब्सक्राइबर आप लोग कंप्लीट कराइए। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाग 3, नगरीय स्थानीय निकाय एवं 74वां संविधान संशोधन। ठीक है। अब इस पे आते हैं। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1 जून 1993 में लागू हुआ। 74वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सा नया भाग जोड़ा गया? तो भाग 9 का ए जोड़ा गया था। संविधान का भाग 9A किस शीर्षक से जोड़ा गया था? नगर पालिकाएं। 74वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं को कितने कार्यात्मक विषय सौंपे गए थे? तो 18 विषय सौंपे गए थे। गांवों को 29 विषय सौंपे गए थे। नगर पालिका से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? जैसे 243 के पी से 243 के जेड जी तक है। भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? तो वो किया गया था मद्रास में 1687 से 88 के बीच में। बॉम्बे और कलकत्ता में नगर निगमों की स्थापना कब हुई थी? तो वह हुआ था 1726 ईस्वी में। बॉम्बे और कोलकाता में नगर निगमों की स्थापना 1726 ईस्वी में। 74वें संशोधन के तहत नगरीय निकायों के कितने प्रकार बताए गए थे? तो 3 प्रकार बताए गए थे। कौन कौन से? सबसे पहला आता है नगर पंचायत, दूसरा नगर पालिका, तीसरा नगर पालिका परिषद और तीसरा नगर निगम। पहला कौन हो गया? तो नगर पंचायत, दूसरा नगर पालिका परिषद
और तीसरा नगर निगम। ठीक है दोस्तों, ये 3 प्रकार के नगर निकायों की बात कही गई थी नगर पंचायत में, मतलब 74वें संविधान संशोधन में। ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित होने वाले क्षेत्रों में क्या गठित होना होता है? तो नगर पंचायत गठित होता है। छोटे नगरीय क्षेत्र के लिए किसका गठन होता है? तो नगर पालिका गठन होता है। बड़े नगरीय क्षेत्रों और महानगरों के लिए किसका गठन होता है? तो नगर निगम का गठन होता है। नगर निगम के राजनीतिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो महापौर या मेयर कहा जाता है। नगर निगम के प्रशासनिक प्रमुख यानी सरकारी अधिकारी को क्या कहते हैं? तो नगर आयुक्त कहा जाता है। नगर आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य सरकार, यानी राज्य सरकार करती है। यह आईएएस कैडर के मतलब होते हैं लगभग। नगर पालिका परिषद के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो अधिशासित अधिकारी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नगर निगम के बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो मेयर करते हैं। वार्ड समिति का गठन किस आबादी वाले शहरों में अनिवार्य है? 3 लाख और उससे अधिक आबादी वाले नगरों में अनिवार्य है। ठीक है, वार्ड समिति अनुच्छेद 243 के लिए इसमें कहा गया है। वार्ड समिति का मुख्य कार्य क्या है? तो स्थानीय निवासियों की समस्याओं को त्वरित हल करना जो है वार्ड समिति का कार्य है। वार्ड पार्षद का चुनाव कैसे होता है? तो वह होता है वार्ड की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। नगर पालिकाओं की अवधि कितनी होती है? तो नगर पालिकाओं की अवधि जो होती है प्रथम बैठक से 5 वर्ष, अनुच्छेद 243 के यू में कहा गया है। नगर पालिकाओं में आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो 243 के टी में है। नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो कम से कम 1/3 मतलब 33% आरक्षित हैं। शहरी निकायों के चुनाव कौन कराता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। महानगर योजना समिति यानी कि मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटी एमपीसी का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 243 जिड ई के तहत होता है। जिला आयोजन समिति यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी डीपीसी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 243 की जेड डी में है। जिला पंचायत योजना समिति का मुख्य कार्य क्या है? तो वह पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा बनाई गई योजनाओं को समेकित करना जिला योजना समिति का मुख्य कार्य है। डीपीसी का निर्वाचित प्रतिनिधि का अनुपात कितना होता है? तो 4/5 यानी कि 80% सदस्य होते हैं। छावनी बोर्ड का प्रशासन किसका अधीन होता है? तो रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन होता है। ठीक है दोस्तों, भारत में कितने छावनी बोर्ड हैं? तो भारत में कुल 62 यानी कि 62 छावनी बोर्ड हैं। छावनी बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? तो उस सैन्य स्टेशन का कमान अधिकारी। पोर्ट ट्रस्ट की स्थापना कहाँ की गई जाती है? तो बंदरगाह वाले शहरों में। ठीक है, विशेष उद्देश्य एजेंसी का उदाहरण क्या है? तो जल बोर्ड हो गया, विकास प्राधिकरण हो गया। ठीक है, ये सभी आपके विशेष उद्देश्य एजेंसियां हैं। टाउनशिप का निर्माण कौन करता है? तो बड़े सार्वजनिक और निजी उद्योग अपने कर्मचारियों के लिए करते हैं। ठीक है, अधिसूचित क्षेत्र समिति का गठन कब होता है? तो तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक क्षेत्रों के लिए होता है। नगर क्षेत्र समिति का गठन किस लिए होता है? तो छोटे कस्बों के नागरिक प्रशासन हेतु होता है नगर क्षेत्र समिति। नगर पालिकाओं के खातों की लेखा परीक्षक यानी कि ऑडिट किस अनुच्छेद में होता है? तो अनुच्छेद 243 जेड से एफ तक होता है। ठीक है, नगर पालिका मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 243 के जेड के जी में है। स्मार्ट सिटी मिशन किस मंत्रालय द्वारा संचालित होता है? तो यह जो है आवासीय और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा। अमृत योजना का संबंध किससे है?
तो शहरी पुनरुद्धार और बुनियादी ढांचों यानी जल सीवरेज के विकास से संबंधित है अमृत योजना। ठीक है, अब आते हैं हम लोग वित्तीय संसाधन प्रशासन एवं कार्यपालिका की तरफ, जिसमें हम लोग 121 से लेकर के 160 नंबर ऑनलाइन तक देखेंगे। ठीक है, 121 में क्या है देखते हैं। पंचायतों का आय का मुख्य आंतरिक स्रोत क्या है? तो गृह कर होता है, संपत्ति कर होता है, मेला और बाजार पर लगने वाला शुल्क होता है। ठीक है, नगरीय निकाय का सबसे बड़ा राजस्व स्रोत क्या है? तो गृह कर। ठीक है, केंद्रीय वित्त आयोग किस अनुच्छेद के तहत स्थानीय निकायों को अनुदान देने की सिफारिश करते हैं? तो अनुच्छेद 280 के तीसरे के तहत। ठीक है, स्थानीय निकायों को राज्य सरकार द्वारा मिलने वाली धन को क्या कहा जाता है? तो सहायता अनुदान कहा जाता है। सहायता अनुदान कहा जाता है। चुंगी कर क्या है? शहर में माल प्रवेश पर लगने वाले कर को चुंगी कर कहते हैं, जिसे अब जीएसटी से समाप्त कर दिया गया है। टोल टैक्स लगाने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो स्थानीय निकाय एवं राजमार्ग प्राधिकरण को। केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदान का कितना प्रतिशत भाग ग्रामीण निकायों को जाता है? तो 60 से 70% के बीच केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदान जो है ग्रामीणों को जाता है। नगर पालिका बांड जारी करने वाला राज्य का पहला शहर कौन सा था? अहमदाबाद नगर निगम। हाल ही में किस नगर निगम ने ग्रीन बॉन्ड जारी किया है? तो इंदौर नगर निगम ने। स्थानीय निकायों में ई ग्राम राजस्व पोर्टल का क्या उपयोग है? तो ऑनलाइन लेखा जोखा, भुगतान और योजना पर निगरानी रखना। ठीक है दोस्तों, ऑडिट ऑनलाइन एप्लीकेशन किस लिए विकसित किया गया है? तो पंचायतों के वित्तीय ऑडिट को पारदर्शी बनाने हेतु। गांवों के सार्वजनिक हैंडपंप, नालियों और गलियों की रखरखाव की जिम्मेदारी किसे है? तो ग्राम पंचायत की। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण स्थानीय स्तर पर कौन करता है? तो ग्राम पंचायत नगर निगम अधिकारी करते हैं। गांव में स्ट्रीट लाइट लगाने और उनके बिजली बिल भुगतान का दायित्व किसका है? तो ग्राम पंचायत का। शहरी क्षेत्रों में ठोस कचरा प्रबंधन किसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है? तो नगर निगम नगर पालिका की जिम्मेदारी है। स्वच्छ सर्वेक्षण का आयोजन कौन सा मंत्रालय करता है? तो आवास और शहरी कार्य मंत्रालय करता है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर लगातार कई वर्षों से कौन चुना जा रहा है? तो इंदौर जो है चुना जा रहा है भारत का सबसे स्वच्छ शहर। मेरी पंचायत ऐप का उद्देश्य क्या है? तो नागरिकों को पंचायत की गतिविधियों से जोड़ना। स्थानीय निकायों द्वारा पास किए गए प्रस्तावों को रद्द करने की शक्ति किसके पास है? तो राज्य सरकार और जिला कलेक्टर के पास। ग्राम पंचायत विकास योजना को क्या कहा जाता है? तो सबकी योजना सबका विकास। जीपीडीपी की योजना हर वर्ष कब से कब तक तैयार की जाती है? तो 2 अक्टूबर से 31 दिसंबर के मध्य तैयार की जाती है। स्थानीय निकायों में लेखा परीक्षा रिपोर्ट किसे सौंपी जाती है? तो राज्य विधानमंडल में सौंपी जाती है। पंचायत में महिला प्रतिनिधियों के पति द्वारा काम संभालने की कुप्रथा को क्या कहा जाता है? तो सरपंच पति या प्रधान पति। इसे रोकने हेतु कड़े नियम बनाए गए हैं। महिला सभा का गठन किस लिए किया जाता है? तो महिलाओं के मुद्दों को ग्राम स्तर पर उठाने हेतु। शहरी स्थानीय निकायों में ई गवर्नेंस लागू करने के लिए कौन सी राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है?
तो NUPP यानी नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन। शहरों में भवन निर्माण का नक्शा कौन पास करता है? तो नगर निगम या विकास प्राधिकरण पास करता है। क्या ग्राम पंचायतें अपने स्तर पर व्यावसायिक दुकानें बनवा कर किराए पर दे सकती है? तो हाँ, अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए। गांव के हाट, बाजारों और मेलों की नीलामी से प्राप्त धन कहाँ जमा होता है? ग्राम पंचायत निधि में। स्थानीय निकायों में भ्रष्टाचार की शिकायत कहाँ की जाती है? तो लोकायुक्त और राज्य भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो में। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम का स्थानीय प्रशासन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ती है। स्थानीय स्तर पर आपदा प्रबंधन में प्राथमिक प्रतिक्रियाकर्ता कौन है? तो स्थानीय निकाय और नागरिक। शहरी क्षेत्र में आवारा पशुओं को नियंत्रण का काम कौन देखता है? तो नगर निगम और नगर पालिका देखती है। गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि PHC संचालन में किसकी भूमिका होती है? तो स्वास्थ्य विभाग व पंचायत समन्वय। ठीक है, इनकी भूमिकाएं बहुत जरूरी होती हैं। GIS मैपिंग का क्या उपयोग पंचायतों में किस लिए होता है? तो परिसंपत्तियों की सही स्थिति दर्ज करने हेतु। स्वामित्व योजना के तहत किस मिलने वाला प्रॉपर्टी कार्ड किस काम आता है? तो वित्तीय ऋण लेने और संपत्ति विवाद सुलझाने में। क्या पंचायतें अपने कर्मचारियों को नियुक्त कर सकती है? राज्य के पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार। कम्युनिटी हॉल सामुदायिक भवन का रखरखाव कौन करता है? संबंधित स्थानीय निकाय करता है। शहरी निकाय को सेवा स्तर सुधार सर्विस लेवल बेंचमार्क कौन तय करता है? तो केंद्र और राज्य सरकार तय करती है। शहरों में पार्कों और हरित क्षेत्रों का विकास कौन करता है? तो नगर निगम का एवं उद्यान विभाग करता है। 15वें वित्त आयोग के स्थानीय निकायों के लिए कितनी धनराशि की सिफारिश की थी? तो 4.3 लाख करोड़ से अधिक 2021 से 26 हेतु अवधि के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब आते हैं हम लोग भाग 5 की तरफ। समितियां, महत्वपूर्ण मामले और सुधार एवं समय की बिंदु। ठीक है, किस समिति ने स्थानीय निकायों के चुनाव दलगत आधार यानी पार्टी लाइन पर कराने की सिफारिश की थी? तो अशोक मेहता समिति। किस समिति ने दलगत आधार पर चुनाव का विरोध किया था? तो सर्वोदय नेता जयप्रकाश नारायण और महात्मा गांधी के विचार से। ठीक है, क्या वर्तमान में पंचायत चुनाव के दलगत यानी पार्टी सिंबल आधार पर होते हैं? तो नहीं होते हैं। ठीक है, समानता नहीं होते हैं। क्या नगर निगम के चुनाव दलगत पार्टी सिंबल के आधार पर होते हैं? तो हाँ। KS संस्थानम समिति का संबंध किससे था? तो पंचायती राज संस्थानों के वित्त और वित्तीय संसाधनों से संबंधित था ये। RK खन्ना समिति 1965 का संबंध किस विषय से है? पंचायती राज संस्थानों के लेखा और लेखा परीक्षक से है। ठीक है, G रामचंद्रन समिति का संबंध किससे है? पंचायत की शक्तियों का हस्तांतरण की समीक्षा संबंधित है। मणिशंकर अय्यर समिति 2013 का मुख्य कार्य क्या था? तो वास्तविक विकेंद्रीकरण और पंचायतों में सशक्तिकरण का रिपोर्ट प्रस्तुत करना। इंदिरा साहनी केस का स्थानीय निकायों से क्या संबंध है? तो आरक्षण में 50% सीमा तय करने से है, जो निकायों पर लागू होती है। विकास कृष्णराव गवली मामला किस विषय से संबंधित है? तो स्थानीय निकायों में OBC आरक्षण हेतु ट्रिपल टेस्ट की अनिवार्यता। स्थानीय निकायों में OBC आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्ट के 3 चरण क्या थे? तो वो थे आपके समर्पित आयोग का गठन,
पिछड़ापन के कारणों को जुटाना, के आंकड़ों को जुटाना और 50% की कुल आरक्षण सीमा न तोड़ना। सुरेश महाजन बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2022 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या आदेश दिया था? तो बिना ट्रिपल टेस्ट पूरा किए ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव कराए जाएं। भानुमति बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामला किससे संबंधित है? तो पंचायतों में अविश्वास प्रस्ताव होगा। अविश्वास प्रस्ताव की संवैधानिक वैधता से है। ठीक है। प्रधान या सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कितने समय बाद ही लाया जा सकता है? तो चुनाव के 1 या 2 वर्ष के भीतर नहीं, राज्य के कानून के आधार पर। यदि अविश्वास प्रस्ताव गिर जाता है तो दोबारा प्रस्ताव कितने समय तक नहीं लाया जा सकता है? तो कम से कम 1 वर्ष तक नहीं लाया जा सकता है। पंचायत राज शब्द का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। मिशन अंत्योदय का उद्देश्य क्या है? तो मिशन अंत्योदय का उद्देश्य गांवों का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कर गरीबी मुक्त बनाना। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का मुख्य ध्येय क्या है? तो पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और कर्मचारियों की क्षमता का विकास करना। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो उत्कृष्ट कार्य कराने वाले उत्कृष्ट पंचायतों को। नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो ग्राम सभा की बैठकों के बेहतरीन आयोजन हेतु। बाल हितैषी पंचायत पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बच्चों के अनुकूल वातावरण और विकास कार्य हेतु दिया जाता है। ग्राम ऊर्जा स्वराज का पहला उद्देश्य क्या है? तो पंचायतों में अक्षय ऊर्जा का उपयोग को बढ़ावा देना। नेट जीरो कार्बन पंचायत बनाने वाली भारत की पहली पंचायत कौन सी थी? तो पल्ली गांव सभा जिला जम्मू और कश्मीर। ठीक है। डिजिटल रूप से साक्षर बनाने वाली भारत की पहली ग्राम सभा पंचायत कौन सी थी? तो वो था पुल्लमपारा, केरल। भारत की पहली सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत कौन सी थी? तो कुंभलागी, केरल। 100% ऊर्जा संचालित पंचायत भवन बनाने वाली पंचायत कौन सी थी? तो पल्ली, जम्मू कश्मीर। कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य रखने वाला भारत का पहला शहर कौन बना था? तो मुंबई 2050 तक का लक्ष्य है। क्लाइमेट स्मार्ट सिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क कौन जारी करता है? तो आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। सतत लक्ष्यों SDG का स्थानीयकरण यानी लोकलाइजेशन ऑफ SDG करने हेतु पंचायतों को कितने विषयों तक तय किए गए हैं? तो कुल 9 थीम तय किए गए हैं। SDG के 9 प्रमुख थीमों में से गरीबी मुक्त गांव और स्वास्थ्य गांव शामिल है। हाँ, यह स्थानीयकरण का हिस्सा है। स्थानीय निकायों का कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव न कराने पर कौन सा संकट पैदा होता है? तो लोकतांत्रिक निरंतरता टूट जाती है और प्रशासक की नियुक्ति होती है। ठीक है, प्रशासक की नियुक्ति होती है। प्रशासक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य सरकार करती है चुनाव न होने की स्थिति में। प्रशासक की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रशासक की नियुक्ति जो है राज्य सरकार करती है चुनाव न होने की स्थिति में। ठीक है। संसद सदस्य यानी MP और विधायक को क्या स्थानीय निकायों की बैठकों में भाग लेने का अधिकार है? तो राज्य के कानून के अनुसार वे पदेन सदस्य हो सकते हैं। पेशा कानून में लघु वन उपज का मालिकाना हक किसे दिया जाता है? तो ग्राम सभा को दिया जाता है। किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? जहां
जहाँ नगर निगम भी है। तो 69वें संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया था। 3F का हस्तांतरण निकाय स्थानीय निकायों को सशक्त बनाता है। 3F क्या है? तो फंक्शनल, फंड और फंक्शनरियस यानी कर्मचारी होता है। ठीक है। कार्य धन कर्मचारी, ये 3 F हैं स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने हेतु। द्वितीय प्रशासनिक सुधार हेतु आयोग यानी सेकेंड ARC की कौन सी रिपोर्ट स्थानीय स्वशासन पर आधारित है? तो छठी रिपोर्ट स्थानीय स्वशासन पर आधारित है। सेकेंड ARC ने शहरी प्रशासन में सुधार हेतु क्या सिफारिश की थी? तो मेयर को वास्तविक कार्यकारी शक्ति प्रदान देना। ठीक है। सेकेंड ARC का मतलब सुधार था। मेयर इन काउंसिल प्रणाली किन राज्यों में लागू है? तो पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में लागू है। पंचायती राज और स्थानीय निकायों का अंतिम लक्ष्य क्या है? गांव और शहरों के विकास हेतु अंतिम व्यक्ति तक स्वराज यानी सुशासन को पहुंचाना है। ठीक है दोस्तों, तो यहीं पर ये वीडियो समाप्त होता है 200 वन लाइनर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है। तो जय हिंद। यह मेरा पॉलिटी का लास्ट वीडियो था। अब यहाँ पे मैं पेड 2026 का पॉलिटी को ख़त्म कर दिया हूँ। जय हिंद।